नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा बीजेक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की। जो हमारे पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो बायोलॉजी है जिसे आप जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारे पास बायोलॉजी है या ये जीव विज्ञान है, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये जो बायोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दो ग्रीक वर्ड हैं, ये जो बायो है, बायोस वर्ड से मिलकर बना है, और ये जो लॉजी वर्ड है ये लोगस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है दोस्तों? लोगस से मिलकर बना है ये लोगस। दोस्तों, हम बात करें ये जो बायोस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइफ। लाइफ का मतलब दोस्तों जीवन, और लोगस का मतलब है दोस्तों टू स्टडी। क्या है दोस्तों? टू स्टडी, यानी कि जीवन का अध्ययन। क्या है? जीवन का अध्ययन। तो आपको अपने दिमाग में एक बात फिट कर लेनी है, बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा? जीवन का अध्ययन। जहाँ भी जीवन है यानी कि लाइफ की स्टडी क्या है? बायोलॉजी है। यानी कि इस प्लेनेट पर जो भी चीज़ें जीवित हैं उन सब का अध्ययन किस में किया जाएगा? बायोलॉजी के अंदर किया जाएगा। अब जो भी चीज़ें जीवित हैं उनको हमने बेसिकली दो भागों में बांटा है, एक तो पेड़ पौधे हम कहते हैं और दूसरा जीव जंतु कहते हैं। तो बायोलॉजी की दो शाखाएं बना दी गई जिसको आप वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। उन शाखाओं पे जाने से पहले हम ये बात करें कि बायोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ गया, लेकिन ये बायोलॉजी या ये हम बात करें जीव विज्ञान, ये शब्द किसने दिया था उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। ये जो हमारे पास दोस्तों जीव विज्ञान है, ये जो शब्द है लेमार्क व ट्रेविनेरस ने दिया था, और ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जीव विज्ञान जो शब्द है किसने दिया था दोस्तों? लेमार्क व ट्रेविनेरस ने दिया। किसने दिया दोस्तों? लेमार्क व ट्रेविनेरस ने दिया। और बायोलॉजी के पिता, या हम बात करें जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो जीव विज्ञान के पिता दोस्तों अरस्तु हैं। क्या हैं? कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं जीव विज्ञान के पिता। क्लियर है? अब हम बात करें दोस्तों, ये जो जीव विज्ञान है आपने देख लिया हम क्या बात कर रहे हैं, जीवन का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। ऑलरेडी हमने बात की, जीवन का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी की हमने दो ब्रांच बनाई है बेसिकली। कितनी ब्रांच है जीव विज्ञान की? वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन बेसिकली हमने इसको दो भागों में बांटा है। एक तो है दोस्तों वनस्पति शास्त्र, जिसके अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा है हमारे पास जंतु विज्ञान। क्या है दोस्तों? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। और ये जो वनस्पति विज्ञान है इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ये दोनों ही कैसे हैं दोस्तों? जीवित हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया है, जहाँ भी जीवन होगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म, जिस भी जीव के अंदर जीवन होगा, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। जीव विज्ञान को बेसिकली मैंने दो भागों में बांट दिया है। एक आप वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसे बोटनी भी कहा जाता है, जिसके अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसे आप जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने बात की जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क व ट्रेविनेरस ने दिया। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। वनस्पति शास्त्र की बात करें तो इसके अगर हम पिता की बात करें तो थियोफ्रस्टस हैं। कौन है दोस्तों? थियोफ्रस्टस। इसके पिता कौन है दोस्तों? थियोफ्रस्टस हैं। ये याद रखना है, हमें पूछा जाता है वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रस्टस हैं। और जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो जंतु विज्ञान के पिता भी कौन है? अरस्तु है। यहाँ पर आपको अपने दिमाग में
फिक्स कर लेना है। अगर कोई आपसे पूछे जीव विज्ञान के पिता कौन है तो आप बोल देंगे साहब जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन है तो आप बोल देंगे अरस्तु हैं। जबकि हम वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें तो इसके पिता क्या हैं, थियोफ्रस्टस हैं। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान की। पहले जो टॉपिक हम लेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका से हम अपना जीवन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान। जब भी हम बात करेंगे जीव विज्ञान की, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, साइटोलॉजी कहलाता है। ये आप याद रखें, साइटोलॉजी क्या है, कोशिका विज्ञान, कोशिका का अध्ययन। अब हम बात करें कोशिका है क्या। सबसे पहले हम बात करें कोशिका, जिसे आप सेल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जीवन की, क्या बात कर रहा हूं, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्या है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के लिए क्या कहा जाता है, यह जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जीवन, लाइफ की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। यहां से आप एक चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लें, जिसके अंदर भी जीवन है, जो भी जीवित है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे हम बात करें वो जीव जंतु हैं, जैसे कि हम बात करें चाहे वो हमारे पास बोटनी है, चाहे वो हमारे पास जूलॉजी है, सबका शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बनता है। ये बात अलग है कि किसी के अंदर एक कोशिका होगी या किसी के अंदर क्या होगा, कोशिकाओं का समूह होगा। क्या होगा, कोशिकाओं का समूह होगा। प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है या कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनता है। ये आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखें। अब हम बात करते हैं कि ये जो कोशिका है इसकी खोजकर्ता कौन है, उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कोशिका की। तो दोस्तों हम बात करेंगे ये जो कोशिका है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके खोजकर्ता की। इसके खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों कोशिका को 1665 में, कब हम बात कर रहे हैं, 1665 में किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ये नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कोशिका को 1665 में किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। दोस्तों ये जो कोशिका इन्होंने डिस्कवर की थी, मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। और ये जो कोशिका है इसको हम क्या कहते हैं, कोर्क कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोर्क कोशिका कहते हैं। क्या है कोर्क, पेड़ों की जो बाहर छाल होती है उसके अंदर इन्होंने कोशिका को खोजा था 1665 में। और जो छाल होती है वो वास्तव में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। अब क्वेश्चन को घुमाकर वो कैसे भी पूछ सकता है कि भाई कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आप नाम किसका लेंगे, रॉबर्ट हुक का लेंगे। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी। या इन्होंने कोशिका किस में खोजी, कोर कोशिका में खोजी। या दूसरे शब्दों में कह दे कोर कोशिका क्या है, कोशिका भित्ति है। अगर आपसे कोई पूछे कोशिका भित्ति की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रॉबर्ट हुक होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करें इन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा, तो हम बात कर रहे थे ये जो कोशिका है, कोशिका का अध्ययन, क्या बात कर रहे हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, साइटोलॉजी। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की, इसीलिए साइटोलॉजी के पिता कौन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बोल देना साहब रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी के पिता कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के पिता कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए हैं।
सभी एग्जाम, जैसे आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके काम आने वाला है। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक है। कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा है? रॉबर्ट हुक ने खोजा है। ये जो कोशिका थी कौन सी थी? कोशिका भित्ति थी, मृत कोशिका थी। अब हम बात करें इसके 9 साल के बाद, क्या बात कर रहे हैं? इसके 9 साल के बाद एक साइंटिस्ट आए दोस्तों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। कौन आए? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। आपको अगर केवल ल्यूवेनहोक नाम याद रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को नाम ल्यूवेनहोक याद रहना चाहिए। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका का श्रेय किसको दिया जाता है? ल्यूवेनहोक को दिया जाता है। 9 साल के बाद यानी कि 1674। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। कांस्टेबल की तैयारी करने वाले और पटवार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, आपसे कभी ईयर नहीं पूछा जाएगा। ईयर पे दिमाग नहीं लगाना है कि इस ईयर में खोजा गया है। हाँ, रीट एग्जाम के विद्यार्थी जरूर याद रखें कि ईयर भी पूछा जा सकता है। जब आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखेंगे, आपको देखेगा उसमें कहीं से भी कोई ईयर नहीं पूछा जाता पटवार और कांस्टेबल के एग्जाम में, जबकि रीट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो विद्यार्थी जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने दिमाग में रखें ईयर को। क्लियर है? अब हम बात करें ये जो जीवित कोशिका थी किसकी थी? ये जीवाणु कोशिका थी। किसकी थी? जीवाणु कोशिका थी। अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, जीवाणु कोशिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा? ल्यूवेनहोक होगा। जीवित कोशिका की खोज किसने की? आपका आंसर क्या होगा? ल्यूवेनहोक होगा। वर्षा जल के अंदर जो बारिश का पानी था उसकी एक इन्होंने बूंद ली, उसके अंदर इसको खोजा। क्लियर है? हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा, देखो वो पूछ रहा कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, वो ये नहीं पूछ रहा जीवित कोशिका को किसने देखा या मृत कोशिका को। अगर कोशिका की बात करेंगे तो नाम किसका आ जाएगा? रॉबर्ट हुक का आ जाएगा। जीवित कोशिका स्पेशली पूछ लिया जाए या जीवाणु कोशिका पूछ लिया जाए तो नाम किसका आएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक का नाम आता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक साइंटिस्ट आए थे रुडोल्फ विर्चो। कौन आए थे? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओमिन्स, ये आपको इंग्लिश में ही नाम ऐसे याद रखना है, ओमिन्स सेलुला ई सेलुला। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओमिन्स सेलुला ई सेलुला। रीट विद्यार्थी याद रखें दोस्तों, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ओमिन्स सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्रत्येक नवनिर्मित कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है। अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है। आपको अपने दिमाग में क्या फिट रखना है कि प्रत्येक नवनिर्मित कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है। दोस्तों, जैसे मैं कहूँ मेरा जन्म किससे हुआ है या आपसे पूछूं आपका जन्म किससे हुआ, आप कहेंगे माता पिता से हुआ है। तुम में से कोई ऐसे नहीं कहेगा कि हमारा जन्म दादा दादी से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है ना? तो प्रत्येक जो नई कोशिका है वो किससे बनेगी? अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनेगी। ये सबसे पहले किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। इन्होंने जर्मन लैंग्वेज के अंदर ये स्टेटमेंट दिया था ओमिन्स सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया। याद रखना इसका मतलब क्या है? प्रत्येक नवनिर्मित कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों दिया गया कोशिका सिद्धांत। क्या दिया गया? कोशिका सिद्धांत दिया गया। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? यह आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आपको याद रखना है स्लाइडन व स्वान ने दिया। किसने दिया? स्लाइडन व स्वान ने दिया। ये सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन व स्वान ने दिया। 1838 के अंदर सेल थ्योरी दी गई। कब दी गई? 1838 में सेल थ्योरी दी गई।
1838 में सेल थ्योरी दी गई। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बहुत सिंपल सी बातें कही थी, लेकिन आपके सामने है कि 200 साल पहले कही थी। 200 साल पहले ये कही हुई बातें सिंपल नहीं थी, आज हमें बिल्कुल सिंपल लगती है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था, प्रत्येक नवनिर्मित कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है, कोशिका से जन्म लेती है। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया, प्रत्येक जीव, अब ये जीव है या हम बात करें पादप है, जो भी जिसके अंदर भी जीवन है, कोशिका या कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। सिंपल सी दो बातें हैं। क्या बात कर रहे हैं, प्रत्येक नवनिर्मित कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक जीव या पादप शरीर, यहां पर हम बात करें प्रत्येक जीव या पादप शरीर कोशिका या कोशिकाओं के समूह से मिलकर बनता है, ये याद रखना है। तीसरा इन्होंने एक पॉइंट और बताया था, यानी कि जो नवनिर्मित कोशिका है, क्या बात कर रहे हैं, नवनिर्मित कोशिका संरचना व कार्य में, क्या बात कर रहे हैं, संरचना व कार्य में अपनी मात्र कोशिका जैसी दिखाई देती है, अपनी मात्र कोशिका जैसी दिखाई देती है। तो हमें क्या कहना है, हमें ये कहना है दोस्तों कि जो हमारे पास नई कोशिका जन्म लिया है जिसने, उसकी संरचना व उसका कार्य कैसा है, पेरेंट कोशिका जैसा होता है। भाई मैं सिंपल सी बात करूं, अगर मनुष्य है, उसके किसी बच्चे ने जन्म लिया है, तो उस बच्चे के कितने हाथ हैं? आप कहोगे सर 2 हाथ हैं। मैं कहूँगा मुंह कितने? आप कहोगे 1 मुंह है। क्या करता है? मुंह से खाना खाता है। भाई वो आकार में तो छोटा है, साइज में तो छोटा है, बाकी उसकी सारी संरचना कैसी है, अपनी मात्र कोशिका जैसे। तो कोशिका के केस के अंदर भी यही बात है, जो नवनिर्मित कोशिका है वो संरचना व कार्य में कैसी दिखाई देती है, अपनी मात्र कोशिका जैसी दिखाई देती है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कोशिका सिद्धांत 1838 में दिया गया है। किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने सिंपल सी 3 बातें कही थी कि भाई प्रत्येक नवनिर्मित कोशिका किससे बनेगी, अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनेगी। दुनिया में जिसमें भी जीवन है, जो भी जीवित चीजें हैं, वो कोशिका या कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना है। और हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो नवनिर्मित कोशिका है, संरचना व कार्य में अपनी मात्र कोशिका जैसी दिखाई देती है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो आप बोल देंगे दोस्तों, विषाणु है, वायरस है। क्या है? वायरस है। क्योंकि वायरस जब अकेला पड़ा है तो ये कैसा है? निर्जीव है। वायरस जब अकेला रहता है, हाँ, कोरोना वायरस, बिल्कुल, कोरोना की भी अगर बात करें तो क्या है? एक विषाणु है। और ये अपवाद है। किसका अपवाद है दोस्तों? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। किसका अपवाद है दोस्तों? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। विषाणु जब अकेला पड़ा है तो कैसा है? निर्जीव है। लेकिन जैसे ही किसी सजीव के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। क्लियर है? आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? विषाणु है। क्लियर है दोस्तों? अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कोशिका के प्रकार की। किसकी बात करते हैं? कोशिका के प्रकार की। ये जो हमारे पास कोशिका के प्रकार है, बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोशिका को केंद्रक के विकास के आधार पर। क्या बात कर रहा हूं? केंद्रक के विकास के आधार पर। केंद्रक कोशिका का एक भाग है, हम बात करेंगे आगे की क्लासों में केंद्रक क्या होता है। केंद्रक के विकास के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा है। कोशिका के कितने प्रकार हैं बेटा?
दो भाग हैं। ये जो कोशिका है इसको दो भागों में बांटा है। एक मेरे पास होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी मेरे पास जो कोशिका है उसको मैं कहता हूं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए दोस्तों, ये नाम आपको याद रखने हैं, इंग्लिश के नाम है, याद रखने हैं। कई बार रेयर चांस के अंदर इसके हिंदी में नाम लिखे हुए मिलेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं असीम केंद्र की कोशिका। क्या कहते हैं? असीम केंद्र की कोशिका। लेकिन मोस्टली किस नाम से आपको मिलेगा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के नाम से मिलेगा। यूकैरियोटिक को हम कहते हैं ससीम केंद्र की कोशिका। क्या कहते हैं? ससीम केंद्र की कोशिका। अब दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया कि कोशिका को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। किस आधार पर बांटा है? कि इसके अंदर केंद्रक का विकास पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें जो केंद्रक है वो कैसा है? अविकसित है तो सही, लेकिन कैसा है? अविकसित है, यानी कि केंद्रक का पूरा विकास नहीं हुआ है। जबकि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसके अंदर केंद्रक कैसा है दोस्तों? विकसित है। केंद्रक का क्या हो गया है? पूरा का पूरा विकास हो गया है। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अविकसित का मतलब क्या है। अभी आपने ब्रॉडली मोटा मोटा ये समझा, मैंने यही समझाया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है वो अविकसित है। यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक कैसा है? विकसित है। तो ये केंद्रक अविकसित है, इसका क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करते हैं। और केंद्रक विकसित है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर मेरे पास इसका द्रव्य होता है। इस कोशिका के द्रव्य को मैं क्या कहता हूँ दोस्तों? कोशिका द्रव्य कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कोशिका द्रव्य कहता हूँ। अब इसके बीच में यहाँ पर क्या है? केंद्रक है। केंद्रक का अपना क्या है दोस्तों? फ्लूइड है। इस फ्लूइड को मैं क्या कहता हूँ? केंद्रक द्रव्य कहता हूँ। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। आपने नाम सुना होगा DNA का, RNA का, या आपने नाम सुना होगा गुणसूत्र का। ये सारे के सारे क्या हैं? आनुवंशिक पदार्थ है केंद्रक द्रव्य के अंदर। ये केंद्रक द्रव्य के चारों तरफ ये लाल रंग का राउंड मैंने किया है, ये क्या है मेरे पास? केंद्रक झिल्ली है। क्या है? केंद्रक झिल्ली है। ये मेरे पास क्या है दोस्तों? केंद्रक झिल्ली है। अब देखो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, इस केंद्रक झिल्ली के कारण ये बाहर मेरे पास कोशिका द्रव्य है, अंदर मेरे पास क्या है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों अलग अलग है। इनको अलग अलग किसने कर रखा है? केंद्रक झिल्ली ने कर रखा है। तो यहां पर ये केंद्रक झिल्ली मेरे पास कैसी है? पूर्ण विकसित है। क्या है? पूर्ण विकसित है। अगर इस तरह की कोशिका मेरे को मिलती है तो इसको मैं क्या कह देता हूं? यूकैरियोटिक कोशिका कह देता हूं। क्या बोल देता हूं? यूकैरियोटिक कोशिका बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने आपको कोशिका दो प्रकार की बताई। हमने कहा केंद्रक के विकसित होने के आधार पर। तो केंद्रक विकसित का मतलब यहां पर हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि केंद्रक झिल्ली पूर्ण विकसित है। इसके पूर्ण विकसित होने से फायदा क्या होता है? फायदा साहब ये होता है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य अलग अलग है। केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या है? जीन्स हैं, गुणसूत्र है, आनुवंशिक पदार्थ है। आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं इसको। ये तो हमने बात की यूकैरियोटिक कोशिका की, जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली कैसी मिल रही है? पूर्ण विकसित मिल रही है। अब थोड़ी देर के लिए दोस्तों ये मानो कि ये केंद्रक कोशिका ऐसी की ऐसी है। ये कोशिका बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। यहाँ पे मैं वापस एक डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, ये कोशिका मैंने बना दी है। ये कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य बना दिया है। लेकिन यहाँ पर केंद्रक झिल्ली कैसी है? बिल्कुल मेरे पास विकसित नहीं है। या हम बात करें कि अर्ध विकसित है। केंद्रक झिल्ली कैसी है? हमारे पास टुकड़ों के अंदर है। कैसी है दोस्तों? टुकड़ों के अंदर है। तो टुकड़ों के अंदर होने से फायदा क्या होगा? नुकसान क्या होगा? यहां पर जो मेरे पास केंद्रक द्रव्य था, ये मेरे पास जो केंद्रक द्रव्य है ये यहां मिक्स हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर ये जो मेरे पास केंद्रक झिल्ली है, ये जो केंद्रक झिल्ली है ये कैसी है दोस्तों? अल्प विकसित है। कैसी है?
अल्प विकसित है। अल्प विकसित होने से नुकसान क्या होने वाला है? अल्प विकसित होने से क्या नुकसान होने वाला है? बताओ। नुकसान ये होने वाला है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आपस में क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। तो केंद्रक झिल्ली इसके अंदर अल्प विकसित हो गई, और जब केंद्रक झिल्ली अल्प विकसित हो गई तो केंद्रक अल्प विकसित हो गया, तो ये कौन सी कोशिका हो गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। ये मेरे पास कौन सी कोशिका बनती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका बनती है। तो हमारे दिमाग में अब फिट हो जाना चाहिए, केंद्रक झिल्ली अल्प विकसित है या है ही नहीं, तो हमारे पास क्या है? वो कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अगर केंद्रक झिल्ली पूर्ण विकसित है तो हमारे पास वो क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। ये दिमाग में आप रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल देंगे जी केंद्रक अविकसित होगा तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और अगर केंद्रक विकसित है तो वो क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। क्लियर है? ये हमने केंद्रक के विकास के आधार पर कोशिका के प्रकार पढ़े। अब हम बात करते हैं दूसरा कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर। कोशिका भित्ति के आधार पर जो कोशिका है उसको मैंने दो तरह से बांटा है। कितने तरह से बांटा है? दो तरह से बांटा है। देखिए दोस्तों, ये जो कोशिका है, एक तो मेरे पास है पादप कोशिका। एक क्या है मेरे पास? पादप कोशिका, जो पादपों के अंदर मिलेगी, और एक मेरे पास क्या है? जंतु कोशिका। एक मेरे पास क्या है? जंतु कोशिका, जो किसके अंदर मिलेगी? जंतुओं के अंदर मिलती है। अब हम बात करें किसके आधार पर डिवाइड किया? कोशिका भित्ति के आधार पर डिवाइड किया। तो कोशिका भित्ति किसकी विशेषता है? पादप कोशिका की विशेषता होती है। क्या बात कर रहा हूं? इसके पास कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति इसके पास उपस्थित है, और इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति इसके पास नहीं होती है। याद रखेंगे, ये मेजर डिफरेंस है दोस्तों, जिसके आधार पर हम कोशिका को दो भागों में बांटते हैं। अगर कोई आपसे पूछे भाई पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, तो आप बताएंगे कोशिका भित्ति का अंतर है। इसके अलावा और भी अंतर होते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों हरित लवक, हरित लवक किसके पास होगा? पादप कोशिका के पास होगा, और इसके पास हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक इसके पास नहीं होता है। याद रखेंगे। अब जिसके पास हरित लवक है उसके पास प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या प्रक्रम है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को उपयोग करके अपने खुद के भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि उनके अंदर क्या हो रहा है? भोजन का निर्माण हो रहा है। और ऐसे जीव जिसके अंदर भोजन का निर्माण होता है वो कैसे होते हैं? सबपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? सबपोषी होते हैं। तो ये हमारे पास कैसी कोशिका है? सबपोषी कोशिका है। क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। ये जो पादप कोशिका है कैसी होती है? सबपोषी होती है। और जंतु कोशिका कैसी होती है? परपोषी होती है। कैसी होती है? परपोषी होती है। अर्थात अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकती। किसके कारण नहीं कर पा रही? हरित लवक के कारण नहीं कर पा रही। तो हमने ये कोशिका के प्रकार देखे, पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में देखा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखा। और भी इनके अंदर डिफरेंस होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं दोस्तों इस कोशिका के अंदर क्या क्या मिलता है, कोशिका संगठन क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करें कोशिका संगठन। जिस तरह से दोस्तों हमारा जो जैव शरीर है, जिस तरह से हमारा जो जैव शरीर है, हम कहें कि हमारे शरीर में क्या होता है, मैं तुमसे पूछूं भाई तुम्हारे शरीर के अंदर क्या क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? सर बोन्स हैं, हड्डियां हैं, रुधिर है, आप कहोगे सर मसल्स भी है, आप कहोगे सर अंग भी हैं। तो उसी तरह से कोशिका के अंदर क्या है? बहुत सारे अंग होते हैं उसके। और मैं कहूँ अपना पूरा शरीर किससे आवृत है, आप कहोगे सर त्वचा से, स्किन से आवृत है। उसी तरह से कोशिका भी
किसके द्वारा आवृत रहती है? कोशिका झिल्ली के द्वारा आवृत रहती है। ये जो कोशिका संगठन है इसको मैंने किस तरह से बांटा है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका आवरण की। किसकी बात करते हैं? कोशिका आवरण की बात करते हैं। कोशिका आवरण के अंदर हम क्या बात करते हैं? हमें क्या दिखता है? कोशिका भित्ति दिखती है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? कोशिका भित्ति की बात करते हैं। कोशिका भित्ति दिखाई देती है। सबसे बाहर कोशिका के जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर हमें और क्या दिखता है? कोशिका झिल्ली दिखती है। क्या दिखती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के नीचे क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगी। ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया क्या है, केवल पादप कोशिका में है। किसमें है दोस्तों? केवल पादप कोशिका में है। अब मान लिया जंतु कोशिका आ गई तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं है, तो उसमें क्या मिलेगा? कोशिका झिल्ली मिलेगी। मैं